चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है और सर की स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? सर की स्क्रीन नज़र आ रही है तो बताएगा सर को अनम्यूट करके। यस सर। ठीक है, चलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब जो लोग नहीं आए हैं तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, आ जाएंगे तो सुन लेंगे। और जो लोग बैठे हुए हैं थोड़ा सा फोकस करके बैठिए। हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे। कागज़ पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में कोई वर्ड कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आपने हैंड रेज करना है और फिर सवाल करना है आपने, ठीक है ना? तो यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड और आप सवाल कर सकते हैं। आज दोनों ग्रुप हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन कराची। तो हम भी घर में हैं और आप भी घर में हैं, तो ऑनलाइन क्लास हो रही है। जो लोग यूनिवर्सिटी से करीब हैं वो यूनिवर्सिटी आ सकते हैं, बट सारी क्लासेस आज ऑनलाइन है। ठीक है, तो आज हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारी नॉलेज में आनी चाहिए कि हिस्टोरिकली सॉफ्टवेयर की जनरेशन्स किस तरह से थी और सॉफ्टवेयर कितनी किस्म का होता है, ये आज हम ज़रा सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम उसकी मेजर कैटेगरी करेंगे तो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज। एक कैटेगरी को हम जेनेरिक सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिनको आप प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की एम एस ऑफिस का अगर नाम सुने तो एम एस ऑफिस इज़ ए प्रोडक्ट, क्योंकि एक जेनरिक प्रोडक्ट है, बना दिए, आप इंस्टॉल करें और उसको चलाएं, तो दैट इज़ वन प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपने हिसाब से उसके प्रोसेसेस हैं और उसका प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, बाकी लोगों से स्टैंडर्ड नहीं है, उसका अपना प्रोसेस है और उसको वो ऑटोमेट करवाए, तो वो चलता हुआ प्रोडक्ट उस नहीं खरीदेगा, बल्कि वो क्या करेगा, किसी सॉफ्टवेयर हाउस को बुलाएगा और बोलेगा जी देखो मेरा एक ये प्रोसेस है, इसको देखो और इसको ऑटोमेट कर दो। कोई भी चीज़ हो सकती है, उसकी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहलाते हैं। ठीक है, यानी ये आपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए बनाया है, वो बनी बनाई प्रोडक्ट नहीं थी। अब उसमें भी बहुत वेरिएशन आ गई है कि कुछ इस तरह की प्रोडक्ट हम बना लेते हैं जिसमें से थोड़ी सी वेरिएशन करके कस्टमर को दे देते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू कैटेगरीज। एक वो प्रोडक्ट है इसमें कोई चेंज नहीं होती, जो आप एज इट इज ले लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या ऑफिस है, जिस तरह से। ठीक है, तो हम जरा इसको डिटेल में देखते हैं। द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज वेरी लार्ज। ठीक है ना, तो सेवरल ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और सर्विस सेगमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम ज़रा उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इस स्लाइड के थ्रू, कि ताकि हम समझ पाएँ कि दोनों क्या हैं। ज़रा देखिए वाली स्लाइड। तो ऊपर वाली जो चीज़ है वो प्रोडक्ट कहलाएंगे, प्री रिटन सॉफ्टवेयर, जो ऑफ द शेल्फ भी कहलाते हैं, ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट। ठीक है ना, कुछ हॉरिजेंटल मार्केट कहलाती हैं, कुछ वर्टिकल मार्केट कहलाती हैं। तो हॉरिजेंटल क्या होता है, जो सब में चले। हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, तो दैट मीन्स द मेनी ऑर्गेनाइजेशन, एम एस ऑफिस और लिनक्स और विंडोज, ये सारे वो हैं जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ होते हैं जो वर्टिकल मार्केट के लिए, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फॉर एग्जांपल बैंकिंग के लिए। ठीक है, इनको वर्टिकल मार्केट्स कहा जाता है। बैंकिंग की एक वर्टिकल है, मैन्युफैक्चरिंग की एक वर्टिकल है। तो एसएपी या ओडो या बैंकिंग के सॉफ्टवेयर, ये जो हैं ये बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं, थोड़ी सी चेंज करके 15 से 20% चेंज करके सॉफ्टवेयर। तो दीज आर कॉल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट। ठीक है, जो पहले वाली चीज़ ऊपर नज़र आ रही है। नीचे वाली जो चीज़ है, ये वो है जो सॉफ्टवेयर नॉट रेडिली अवेलेबल और आपकी रिक्वेस्ट पे बनाए जाते हैं। ठीक है ना,
तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, यानी आप उनको बताते हैं, वो डॉक्यूमेंट होते हैं, फिर उसकी डिज़ाइन होती है और डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं वो नॉर्मली इस वाली कैटेगरीज में आएंगे, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मेजर शेयर जो है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का है। नेक्स्ट पार्ट ये है कि जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आपने बनाए हैं उसकी मेंटेनेंस भी है। तो नॉर्मली एक कंपनी को हायर भी किया जाता है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है ना। और भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोग्रामिंग हायर की जाती है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और कहते हैं भाई मुझे 5 प्रोग्रामर दे दो, मैं उनको बता के खुद ही बना लूंगा। ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा था कि इंडिया से, पाकिस्तान से प्रोग्रामर भेजे जाते थे। अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन पूरे पूरे प्रोग्रामर 100 प्रोग्रामर H1 का वीज़ा लगा के भेजे जाते थे। तो दैट वाज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। एक और भी चीज़ है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं लेकिन आपके पास लार्ज टेस्टिंग टीम नहीं है, तो देयर आर कंपनीज जो आपके सॉफ्टवेयर को समझ के टेस्टिंग करती है, यानी आउटसोर्स करती जाती है। नहीं, वो टेस्टिंग टीम आपका पार्ट नहीं होती, लेकिन बहरहाल वो टीम आप हायर कर लेते हैं, उसको नंबर ऑफ आवर्स और उसके रेट डिसाइड करके, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो प्रोग्रामर का हो चाहे वो टेस्ट इंजीनियर का हो, ये सारी सर्विसेज हैं। ठीक है ना, आप एज ए सर्विस आपको एक चीज़ आती है और आपके वो नंबर ऑफ डेज खरीद लेता है और आपसे काम करवाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। एक तो बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं जो आप स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट लेके बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, उसको प्रोडक्ट कह लें, पैकेज सॉफ्टवेयर कह लें, ठीक है ना। लेकिन नीचे वाली चीज़ें एज ए सर्विस, आप बताइए क्या बनाना है, हम आपसे सुनेंगे और बनाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? दोनों क्लास मेक सेंस? क्लियर है? बात समझ में आ रही है भाई? क्लास बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज क्या चीज़ है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। एक तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, स्मॉल चेंजेस आप करने के बाद एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर दे देते हैं। इसको चेंज करने को कहते हैं कि सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है ना, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है बना हुआ है, अभी हम देखते हैं ऐसा क्यों करते हैं, जीरो से क्यों नहीं बनाते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे चल के ज़रा देखेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना भी एक काम है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदे हुए हैं और बहुत दफ़ा होता है कि वो जिसने बनाया था वो कंपनी बंद हो गई, तो फिर अपनी टीम तैयार करनी पड़ती है, उसको ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो 8-8 10-10 साल चलता है। ठीक है, जो उन्होंने लिया है। तो दीज आर डेडिकेटेड टीम्स। जो कंपनी पुरानी है वो क्या करती हैं, सॉफ्टवेयर बेचती हैं आपको, उसके बाद 2-3 लोग आपको इन हाउस दे देती हैं और उनके पैसे चार्ज कर लेती हैं। तो दैट्स अ डेडिकेटेड सेपरेट टीम। ठीक है, बात सिचुएशन में ऐसा होता है जैसे एक कंपनी है जो उसने एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर यूनिलीवर को दिया और फिर वो पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। तो फिर वो क्या करती है, यूनिलीवर अपनी टीम खुद ट्रेन करती है। ठीक है ना, तो ये है, तो वो डेवलपमेंट टीम से डिफरेंट होती है। इसी तरह से एक ये पार्ट भी है कि कुछ पार्ट जो है ना वो रिक्वायरमेंट के या टेस्टिंग के आउटसोर्स कर दिए जाते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हैं। ठीक है ना, ये बने बनाए सॉफ्टवेयर नहीं है, सर्विसेज है। इसी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोग्राम बहुत लिए जाते हैं। ये लेने की वजह ये होती है कि इसकी कॉस्ट कम आती है। अगर आप अमेरिका में एक प्रोग्रामर हायर करें तो उसको $4-5 हज़ार पर मंथ देने पड़ेंगे। आप इंडिया से, पाकिस्तान से $3,000 पे ले लेते हैं, उसको वीज़ा दे देते हैं, वो आ जाता है, रहता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप साल भर बुला रहे हैं तो आप पैसे जो है ना बचा लेते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, तो दीज आर कॉल्ड सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसमें आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और मेंटेनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये दोनों काम आप ज़्यादा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात सही है, हम आगे चलते हैं। अब हम जरा देखते हैं कि 60s से जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो कैसे हमारे पास डिफरेंट यानी कल्चर नज़र आते हैं हमको। ठीक है,
तो पहले तो जब आपने शुरू किया था 60s के अंदर, तब तो ज़ीरो से हर चीज़ बनती थी। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें आपने बना-बना के रख ली हैं, जिनको आप मॉडिफ़ाई कर लेते हैं या रीयूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक बहुत यानी पिछले 8-10 साल से रीयूजेबल सॉफ्टवेयर, यानी वो जो आपने बनाया हुआ है, उसको थोड़ा-सा चेंज करके और आप किसी और को दे देंगे, कोई और चीज़ उसकी बना देंगे, ठीक है ना? तो ये तो इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप क्या करते हैं, आप सॉफ्टवेयर आप डेवलप नहीं करते हैं, उसको मॉडिफ़ाई करते हैं, जो आपके पास होती है और फिर आप उसको दे देते हैं, ठीक है ना? तो पहले ऐसा नहीं होता था, 30-35 साल पहले ऐसे नहीं होता था कि हर चीज़ ज़ीरो से बनाई जाती थी, कोई थी नहीं आपके पास। अब ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, जो रखे हुए हैं कहीं हार्ड डिस्क में, किसी जगह पर, उसको आप चेंज कर लेते हैं, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ नाउ ऑलरेडी कंप्लीटेड मैनी प्रोजेक्ट्स इन दोज़ ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। अब डिपेंड करता है कितना पुराना सॉफ्टवेयर है। अगर आप सिस्टम्स लिमिटेड की बात करें तो 40 साल पुराना है और 6000 लोग उसके पास हैं ऑल ओवर, यानी मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान में, ये सारा कुछ, ठीक है ना? अमेरिका में भी भेजे हुए हैं उन्होंने। तो पूरी दुनिया में उनके पास 6000 लोग हैं और वो 40 साल पुराना है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर उनके पास बने हुए हैं। तो आपको ज़ीरो से बना के नहीं देंगे, अनलेस कि कोई चीज़ नई चीज़ है, ठीक है ना? तो इसलिए वो अगर आप बनाएँगे तो आप कहेंगे जी 1 साल लगेगा, वो कहेंगे जी हम 2 महीने में बना के दे देंगे, क्योंकि हमारे पास बनी हुई है चीज़ें, ट्रेंड हैं सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये एक्सेलरेटेड रेट इस वजह से है, क्योंकि जितना पुराना होगा उसके पास सॉफ्टवेयर में वियर एंड टियर तो होती नहीं है, सिवाय इसके कि उसमें चेंज लानी होती है। ठीक है, तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीलरेटेड ग्रोथ ऑफ द सर्विस, speed of conducting business has increased tremendously. Um, requires shortening of the software project duration. Business wants software house to deliver software quickly. इसको यूं समझते हैं जैसे अगर आपको याद हो कि पुराने ज़माने में लोग कपड़ा लेते थे और नाप देते थे और कपड़े सिलवाते थे। अब ये साइकिल बहुत शॉर्ट हो गया है, आप दुकान में जाते हैं, बने बनाए कपड़े होते हैं और आप खरीदते हैं। तो इसी तरह से हमारी पूरी इंडस्ट्री में ऐसी है कि सॉफ्टवेयर एक टूल है, जो अगर आपके पास नहीं है तो किसी और के पास अवेलेबल होगा, उसके पास नहीं है तो जिन लोगों को बिजनेस की नॉलेज बहुत अच्छी है वो पहले से चीज़ें बना के रखेंगे। ये वैसे ही जैसे रेडीमेड गारमेंट्स होते थे, इस तरह से बहुत सारी आपने इंडस्ट्री की नीड को समझ लिया है, पहले से बना के रखे हुए हैं, और तो आप अपने कंपटीशन में जीत जाते हैं। जो बड़ी कंपनीज है वो पहले से रिक्वायरमेंट को समझती हैं, बना के रखती हैं। तो बिजनेस की नीड को समझना और उसको पहले से बना के रखना आने वाले वक्तों के लिए, तो वो लाइफ साइकिल शॉर्टन कर देता है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छा इस्लामिक बैंकिंग नहीं है सॉफ्टवेयर, तो पूरी दुनिया में कहीं बना हुआ है तो वो लोग जाके खरीद लेंगे। बनाने के लिए टाइम नहीं देंगे कि आप 3 साल लगाइए और हमसे रिक्वायरमेंट लीजिए, बनाइए। बात समझ में आ रही है? तो एक टेस्टेड सॉफ्टवेयर है, कहीं दुनिया में चल रहा है, पाकिस्तान में बना होता तो बहुत अच्छी बात थी, नहीं तो बिजनेस वांट सॉफ्टवेयर हाउस टू डिलीवर सॉफ्टवेयर क्विकली। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि उनके पास बिजनेस चलाना है ना, तो बिजनेस चलाने के लिए उनको एक टूल चाहिए, सॉफ्टवेयर इज ए टूल, ठीक है? उनके पास पैसा है, उनके पास फाइनेंशियल मसल है, तो ऐसे लोग जिनको दुनिया की रिक्वायरमेंट पता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने, खासतौर पे यूएस से, यूरोप की कंपनीज ने बना बना के रखी है, ठीक है? अब एग्जाम्पल ये है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की बात करें और आप कहेंगे जी हमें लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो टाइम लगेगा उसको बनाने में। आप लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि लाइब्रेरी से बुक किस तरह से निकलती है, तो किस तरह से एक स्टूडेंट या टीचर आएगा और किताब मांगेगा, तो बनाने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर किसी के पास बनी हुई है किसी और यूनिवर्सिटी की, तो वो क्या करेगा, महीने 2 महीने में चेंज करेगा, आपका लोगो लगाएगा, आपके प्रोसेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा और आपको दे देगा। तो दिस इज कॉल्ड रीयूजेबल। अगर किसी के पास, अगर कराची में 400 सॉफ्टवेयर हाउस हैं, तो किसी के पास तो होगा, और एक से ज्यादा के पास होगा, ठीक है? तो इस तरह से आप बना लेते हैं, ठीक है? जब मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में था तो हमने एक लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर स्टेट बैंक को बना के दिया था।
तो वो सॉफ्टवेयर क्योंकि अच्छा था तो एनईडी की लाइब्रेरी ने देखा, फिर एनईडी ने कहा कि आप हमें भी बना दीजिए। तो हमने वो सॉफ्टवेयर जीरो से नहीं बनाया था, तो स्टेट बैंक को जो बनाया था वो 3 साल में बनाया था उनकी रिक्वायरमेंट समझ समझ के। तो एनईडी को जो हमने दिया तो 6-7 महीने में उसकी चेंजेस करके हमने बना के दे दिया था। तो ये होता है कि एक्सीलरेटेड ग्रोथ का मतलब है कि आपके पास अगर बना हुआ सॉफ्टवेयर है तो आप उसमें चेंजेस करके भेज सकते हैं। तो आप कितने पुराने हैं, कितने बिजनेस को समझते हैं, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर हाउसेस फोकस करते हैं कुछ स्पेशलाइजेशन पे कि इस बिजनेस को फोकस कर लें, इस बिजनेस को फोकस कर लें। अब आप जो देखेंगे, यानी अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे तो इंडस्ट्री में आपको नजर आएगा कि ये जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है ये इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर बनाता है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है वो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर बनाता है, ये वाला जो है वो फलानी चीज बनाता है। देयर इज अ रीजन फॉर दिस स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। पता नहीं आपने पेंटासॉफ्ट का नाम सुना है, ये एक सिंगापुर की कंपनी है। पेंटासॉफ्ट को 10-12 साल हो गए, सिवाय इंश्योरेंस के और कोई सॉफ्टवेयर बनाता ही नहीं है। तो उनके जो लोग हैं वो दे स्पीक इंश्योरेंस, यानी इतने जबरदस्त हैं कि उनको बिजनेस की नॉलेज, डोमेन की नॉलेज इतनी जबरदस्त है कि दे वर्क एज ए चैंपियन ऑफ द डोमेन, ठीक है। तो ना सॉफ्टवेयर कोड इज री यूज्ड। अब ये बात समझ में आ रही है, री यूज्ड क्यों? कि आपके पास पहले से एक लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर था या पहले से आपके पास एक ईआरपी था और आपने उसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझी, तो बहुत सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल थी, 70% 80% आपके पास थी, बाकी चीज़ें उसको नहीं थी, उसमें डाल दी उसमें, और आपने कोड को रीयूज करके। तो इसलिए थोड़ी सी अब ये किस वजह से है, इस वजह से है कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है और डिमांड है वो बहुत वेट नहीं कर सकता कि मैं आपको 3 साल दे दूंगा, आप बना के दें फिर उसको टेस्ट करें। कुछ कहता है कि अगर आपको है तो आप बताइए क्या चीज़ आपके पास है, हम देख लेते हैं तो कितना मॉडिफाई कर लेंगे, अनलेस कि समथिंग इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो ये है, उसके लिए वो इंतजार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अ पार्ट ऑफ ए टीम जो पाकिस्तान में एक बैंकिंग के सॉफ्टवेयर तो हैं, लेकिन पाकिस्तान में एसेट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर नहीं थे। ये बात कर रहा हूँ आज से 11-12 साल पुरानी। एक कंपनी देती थी और जो उसका जो कस्टमर बेस था वो बहुत थोड़ा सा था, इसलिए कस्टमर बेस इसलिए थोड़ा सा था। एसिड बेस्ड कंपनियां उस जमाने में 24 थी पूरे पाकिस्तान में, और वो 4-5 कंपनीज को बेच पाए थे क्योंकि वो पूरी रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या ये था कि वो उनके पास एक बना हुआ सॉफ्टवेयर था, उसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया था। तो फिर हमने स्टडी किया और स्टडी करने में हमें 6 महीने लगे, कॉस्ट लगी, फिर हमने उसका सॉफ्टवेयर बनाया। तो सॉफ्टवेयर तकरीबन 2.5-3 साल बना, लेकिन हमें उसमें स्पॉन्सर मिल गए, ठीक है। तो वो स्पॉन्सर यानी 3 एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, मीज़ान की और यूबीएल की और एमसीबी की, ये 3 कंपनी ने हमने स्पॉन्सर किया और फिर हमने बनाया। फिर वो तकरीबन 9 साल में मेच्योर हुई वो प्रोडक्ट और वो बहुत यूज़ हो रही है। तो दैट्स हाउ यू यूज़ इट। बनाते हैं आप लोगों के लिए, फिर उसको चेंज करते हैं और फिर वो आप चेंज कर लेते हैं। अब ज़रा समझते हैं कि मॉडर्न प्रोजेक्ट्स में अब कस्टमर की डिमांड है क्या, ठीक है। तो हम ज़रा समझेंगे कि ट्रेडिशनली क्यों होता था, किसी वजह से होता होगा ना। तो व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन, क्या चीज़ें थी पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में, अब क्या चीज़ चेंज हो गई है। अब क्योंकि ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप मॉडर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो समझते हैं कि जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है तो ज़ीरो से सॉफ्टवेयर बना हुआ मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहों पर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई मिलेंगी, उसके अंदर आपने टीम का पार्ट बनना है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे शुरू से कि जी ईआरपी बनाना है, तो ईआरपी अब बने हुए हैं बहुत सारे, उसमें मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर क्या होता था कि आज से बहुत साल पहले हर चीज़ जीरो से बनाई जाती थी, ठीक है ना। तो आपकी पूरी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हैं सर से, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, तो छोटे से सॉफ्टवेयर में तो जो अपना प्रोजेक्ट करेंगे 7वें सेमेस्टर में उसमें तो ये अभी करेंगे, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ऐसा बहुत कम होगा कि आपको बिल्कुल हर चीज़ जीरो से बनाने को मिले, ठीक है ना। तो कोई बनी बनाई चीज़ होगी, उसमें समझना होगा, टूल्स को अप्लाई करना होगा, या तो किसी 2 एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करना होगा, या किसी एप्लीकेशन में इन्हांसमेंट करनी होगी, या इसी तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसको आपने रीयूज़ करना होगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। या 2 एप्लीकेशन को जोड़ना होगा, इसको इस एप्लीकेशन से इंटीग्रेट करना होगा, ये बनी हुई एप्लीकेशन है इसके अंदर ये वाला फीचर ऐड करना होगा, ठीक है।
ठीक है। तो ये वाली चीज आपको ज्यादा नजर आएगी कि आपके पास कुछ बनी हुई चीजें होंगी, आपको महीना दिया जाएगा टूल्स पे हाथ साफ करने का, और आपको कुछ टाइम दिया जाएगा सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंट पढ़ने का, फिर आपको कहा जाएगा कि आप ये इसको रीयूज करके ये चीज एनहांस कर दें। ठीक है। पहले जो लैंग्वेजेस लिखी जाती थी, कोबोल, आरपीजी, फोर्ट्रैन, पैस्कल, बेसिक। कोबोल एंड आरपीजी बहुत पुराने ज़माने की एप्लीकेशन बनी हुई थी, फिर लोग इसके ख़त्म होना शुरू हो गए, फिर उसकी मेंटेनेंस, तब इसकी मेंटेनेंस चाहिए होती थी। ठीक है। तो ये सारे, अब ये नाम पता नहीं आपने किताबों में पढ़े होंगे, कोबोल, आरपीजी। ये आईबीएम की कुछ मशीनें होती थी, उसमें एक अपनी एक ठीक है, एक वो होती थी। फोर्ट्रैन एक्चुअली फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, इंजीनियरिंग के अंदर ये इस्तेमाल होती थी, जब बहुत पुराने ज़माने की है। पैस्कल, असल में हमने पैस्कल से अपना करियर शुरू किया, तो ये जो आजकल आपको जावा और सी प्लस प्लस मिलती है, ये ड्राइव हुई है पैस्कल से। तो पैस्कल वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये लिखने का तरीका था। फिर वो जाहिर सी बात है मेच्योर होती गई और इम्प्रूव होती गई। तो अब आपको जो सी प्लस प्लस है या जावा है या पाइथन है, ये इसी की डेरिवेशन है, यानी वो इसका इम्प्रूव्ड वर्जन समझ लीजिए। ठीक है। ठीक है भाई। ये पुराने जमाने की एप्लीकेशन होती थी। जरा गौर से देखिए, एक मेन्यू बना हुआ है, व्हाट डू यू वांट टू डू। 1 प्रेस करेंगे तो रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, 2 प्रेस करेंगे तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, 3 करेंगे तो ये होगा। ठीक है। 7 विल एग्जिट यू द प्रोग्राम, व्हाट इज योर सिलेक्शन। अब ये इस तरह से हुआ करता था, हर चीज टेक्स्ट बेस्ड होती थी। ठीक है ना। जब मैंने प्रोग्रामिंग शुरू की थी तो ऐसे ही होता था। ठीक है। तो ये आप ऑलमोस्ट नो एप्लीकेशन वाज जीयूआई बेस्ड। अब तो आपकी कोई चीज ग्राफिकल इंटरफेस के बगैर होती ही नहीं है। अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं, वो एक जमाने में ग्रीन होती थी और उसमें इस तरह से नजर आता था, बहुत देखना भी मुश्किल होता था उसको, स्क्रीन को। पुराने जमाने के टीवी पता नहीं किसने देखे नहीं देखे। ठीक है। तो इस तरह से हुआ था। तो ये सारी तो ये सारी चीजें बनाई जाती थी, कस्टमर से पूछा जाता था। ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल तरीके थे बनाने के। अब जो है वो एप्लीकेशन आपको हर चीज जीयूआई बेस्ड मिलती है, और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन भी शॉर्ट हो गई है, रिड्यूस हो गई है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें बनी बनाई मिलती है। आज से 20-25 साल पहले ओपन सोर्स या फ्री के सोर्स नहीं मिलते थे, हर चीज कमर्शियल थी, यानी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे और बनाने के पैसे लेंगे। अभी ओपन सोर्स जो है ना, वो इट्स इट्स नॉट फ्री। अब ये एक फाइनेंशियल जंग है जो अब उसको बैकग्राउंड में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बहरहाल आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन बहरहाल उसकी वजह यह है कि कुछ कंपनीज ने अपनी मोनोपली, यानी आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट और ये कुछ कंपनीज हैं जो मल्टी मिलियनर हैं, और वो कंपटीशन को खरीद लेती हैं। अगर आपने कोई चीज़ बनाई ना, तो आपसे 3 गुना प्राइस पे खरीद लेगी और आपको कंपटीशन को मार देगी। तो फिर कुछ लोगों ने रियलाइज किया और उन्हीं लोगों ने फिर सॉफ्टवेयर बनाए, और ये बहुत बड़ी टीमें बन गई हैं, यानी 3,000 लोग एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं। अगर आपने ओपन ईआरपी का नाम सुना हो, ओडो का नाम सुना हो, तो ये 4 स्टार्ट तो एक ही आदमी ने किया था, लेकिन फिर उसके साथ 10 आदमी और मिले, फिर उसके साथ 10 मिले। तो पिछले सालों में एक एक प्रोडक्ट में हॉस्पिटल के पूरे पूरे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आपको समझ में आ जाए तो आप इंस्टॉल कर लें और चलाना शुरू करें। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपने ये LMS देखा हो, तो LMS इज एन ओपन सोर्स, इसको मूडल कहते हैं। अगर मूडल सर्च करेंगे ना, जो आपने हमारे यहाँ लगा हुआ है LMS, तो इट्स एन ओपन सोर्स। ये किसी ने, एक कम्युनिटी ने बनाया और आपको फ्री में देता है। आपको इंस्टॉल करना चाहिए, कस्टमाइज आना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी चीजें जो जिस तरह से होता है ना, आप फाइलें बना बना के रखते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन की मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है। तो ये एक कंपनी है जो इसको बनाती है और फिर इसको बेचती है। तो लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल। तो कंप्लीट कंट्री लाइक पाकिस्तान में तो एक बहुत बड़ा काम ये है कि आप जैसे लोग ओपन सोर्स को समझें और इसको इम्प्लीमेंट करें, जिसकी लाइसेंस फीस फ्री है, और फिर इस पर चलाएं ओपन सोर्स के टूल्स के साथ। ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। पुराने ज़माने में ये, यानी आज से 3-4 साल पहले अभी तक ये रिस्क होता था कि इसको फ्री में मिल रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो फ्री डेटाबेस हैं, वो बड़ी बड़ी जगहों पर इंस्टॉल हुई है। ठीक है। शंघाई की जो बड़ा सा बैंक है, उसके अंदर वो पोस्टग्रेस लगी हुई है, जो कि ओरेकल को कंपटीशन दे रही है। ठीक है, चलिए खैर।
So projects are increasingly become services. अब services का concept आना चाहिए कि services का मतलब है कि हम आपसे पूछेंगे क्या चाहिए और हम आपको टेलर करके देंगे based on your requirement. ठीक है? तो हमें मालूम है कि आपकी मेजर रिक्वायरमेंट क्या है, और ये जो कंपनीज ने, जाहिर सी बात है एक बैंक है तो सारे बैंक तकरीबन एक ही जैसे हैं, सिवाय इसके कि थोड़ी सी चेंज होगी उसमें। तो अगर किसी ने एक बहुत ज़बरदस्त बैंकिंग एप्लीकेशन 4-5 साल में बना ली है तो जाएगा बैंक में, उसकी मॉडिफिकेशन समझेगा। या स्कूल है तो स्कूल ही होता है ना, कि उसमें फीस लेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी होती है। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या एलएमएस कैसे बन गया? एक यूनिवर्सिटी में बनाया होगा, फिर दूसरी में थोड़ा सा चेंज किया होगा, फिर अब सारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इंगेज करती हैं, उनसे फीस लेती हैं, उनको क्लास में बिठाती हैं, उनके एग्जाम लेती हैं, उनकी अटेंडेंस लेती हैं। यही तरीका है ना। तो फिर वो एक बनी बनाई चीज़ है, इसमें आपको टेलर करते हैं, आपके हिसाब से आपका लोगो लगा देते हैं, आपकी चीज़ों को मॉडिफाई कर देते हैं। तो वी री यूज दैट एप्लीकेशन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दैट इज ए सर्विस, यानी आपका एक ऑपरेशन है, हम उसको समझेंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम आपको यानी अगर एलएमएस है तो जिसने बनाया होगा उसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पता होगा, यानी यूनिवर्सिटी का सिस्टम पता होगा, बहुत सारी चीज़ें उसको पता होंगी, और वो आपसे डिस्कस करेगा, समझेगा और आपके हिसाब से चेंज कर देगा। उसको डोमेन की नॉलेज बहुत अच्छी होगी। ये नहीं पूछेगा कि आप बताइए यूनिवर्सिटी कैसे चलती है, बच्चे कैसे आते हैं, बच्चे, क्योंकि 4 जगह यूनिवर्सिटी में चला चुका होगा तो उसको प्रोसेस का भी पता होगा, आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का भी पता होगा, और आपसे सुनेगा और जल्दी से वो उसको चेंज करके, मॉडिफाई करके, टेलर करके आपको दे देगा। ये बात समझ में आ रही है कि नाउ दिस इज द मॉडर्न प्रोजेक्ट हैंडलिंग। ठीक है, जीरो से नहीं बना के देगा आपको, क्योंकि बना हुआ है ना उसके पास। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो वो ये है कि फैसिलिटेट एंड अकोमोडेट क्लाइंट्स फीडबैक। ठीक है, तो क्योंकि डेवलपमेंट टीम बहुत एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है, तो कस्टमर के साथ बैठेगी। तो नाउ द क्लाइंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, अब उसको टाइम स्पेयर करना होगा और बैठना होगा और हमें बताना होगा क्या चाहिए। तो एक, तो यहाँ एक वर्ड है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कोलैबोरेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ द कस्टमर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा है। आप बताएंगे क्या बनाना है, आप समझाएंगे और उसको डॉक्यूमेंट करेंगे और फिर हम आपको डेवलप कर देंगे। तो ये वाली जो चीज़ है ना, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये एक बाकायदा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक ऐसे नॉलेज एरिया के तौर पे इस्तेमाल होती है। पहले नहीं होती थी, पहले हम समझते ही नहीं थे कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम समझते हैं कि जो सॉफ्टवेयर बनता है इट इज़ ह्यूमन इंटेंसिव। ह्यूमन इंटेंसिव का क्या मतलब है? रिक्वायरमेंट देने वाला भी ह्यूमन है, लेने वाला भी ह्यूमन है, सॉफ्टवेयर बनाने वाला भी ह्यूमन है। दीज आर नॉट यानी ईगोज एंड इमोशंस लगी हुई हैं। ये रोबोट्स नहीं है कि जो कह दिया बनाओ, मशीन्स नहीं है। ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर की जो फैक्ट्री है वो ह्यूमन इंटेंसिव है, लेकिन चिप्स की जो फैक्ट्री है उसमें आप आलू डालें तो बने बनाए चिप्स निकल आएंगे। मशीन सही करनी है, मशीन का कोई इमोशन नहीं है, मशीन ज़्यादा अरसे तक चलती है, छुट्टी नहीं मांगती, बीमार नहीं होती है। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बात समझ में आ रही है आपको कि वाई manufacturing of the car, manufacturing of something else is different from manufacturing of the software? समझ में आ रही है? ह्यूमन इंटेंसिव एंड कम्युनिकेशन इंटेंसिव। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. ठीक है, चलिए। कस्टमर फैसिलिटी इन द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वर्क बाय द कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट एट एवरी फेज। अब ये थोड़ी सी जो ऊपर बात कही है कि कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या चाहिए आपको? ठीक है, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो कस्टमर बताएगा, कस्टमर इन्वॉल्व होगा, कस्टमर टेस्ट करेगा। तो कुछ नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हो गए हैं। मसलन पहले ट्रेडिशनल तरीका था जिसको हम वाटरफॉल कहते थे, अब है स्क्रम। तो स्क्रम में हर फेज में वो शामिल होता है। जब हम देखेंगे, जब पढ़ेंगे स्क्रम तो फिर हम डिस्कस करेंगे। सर ने जो यहाँ बात बताई है ये देखिए, इंक्रीमेंटल एंड स्क्रम। मैंने अंडरलाइन इसलिए कर दिया कि हम पढ़ेंगे, इंक्रीमेंटल को भी पढ़ेंगे और स्क्रम को भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? एक तो ये कि हम आपसे रिक्वायरमेंट लेंगे 3 महीने और फिर 1 साल के बाद आपसे मिलेंगे सॉफ्टवेयर बना के। तो पहले रिक्वायरमेंट ले ली, फिर डिज़ाइन डेवलपमेंट की। तो ये बहुत, एक दफ़ा में रिक्वायरमेंट ले लो फिर अपनी ऑफिस आ जाओ सॉफ्टवेयर बनाओ,
लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल का मतलब है हम थोड़ी सी रिक्वायरमेंट आपसे लेते हैं 15 दिन और फिर आपको जाके बना के देंगे और टेस्ट करेंगे, फिर आपसे रिक्वायरमेंट लेंगे फिर बना के, तो टेस्टिंग होती रहेगी, कस्टमर के साथ कांटेक्ट होता रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, यूजिंग स्क्रम मेथोडोलॉजी, तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, चलता हुआ सॉफ्टवेयर मिलेगा, ये अलग मेथोडोलॉजी है। तो इसको स्प्रिंट कहते हैं, 2 वीक्स का जो स्प्रिंट कहलाता है। ठीक है ना, स्प्रिंट होता है जो आप तेजी से जो दौड़ लगाते हैं। तो देर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। स्प्रिंट 2 वीक का लगेगा, तो 10 दिन के बाद आपको चलता हुआ सॉफ्टवेयर मिलेगा। इंक्रीमेंटल थोड़ा सा बड़ा होगा, ये वाटरफॉल का ही एक तरीका कार है। ठीक है, तो न्यू फंक्शनैलिटीज आर एडेड एवरी 2 वीक्स, जो स्क्रम के अंदर है आपको थोड़ी थोड़ी चीजें दे दी जा रही हैं। ठीक है ना, यानी इसमें रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट सब एक साथ होगी। ठीक है ना, 2 वीक्स के अंदर, यानी आप ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद आपसे मुलाकात होगी, आप हर 15 दिन बाद हमें दिखाएंगे क्या बनाया, हर 15 दिन बाद दिखाएंगे क्या बनाया। ठीक है, तो आप कस्टमर इन्वॉल्व होगा हर स्टेज पे, कस्टमर एक दिन बैठेगा आपके साथ, रिक्वायरमेंट दे देगा, अब वो 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आएगा, फिर आपको बताएंगे कि जो आपने रिक्वायरमेंट दी थी वो देखिए ऐसी है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रम, हम पढ़ेंगे स्क्रम। ठीक है, तब स्क्रम में क्या डिफरेंट है, ट्रेडिशनल से क्यों डिफरेंट है और क्यों जरूरत पेश आई, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, होगी तो वो थ्योरी, ताकि जब आप इंडस्ट्री में जाएं तो प्रोजेक्ट को देखें और आप बोलें इस प्रोजेक्ट को हम ट्रेडिशनल से क्यों नहीं कर रहे, तो वजह समझ में आनी चाहिए, और स्क्रम से क्यों कर रहे हैं तो वजह समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, तो वाई दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। सड़क तो उसी तरह से बनती है जिस तरह से 100 साल पहले बनती थी, हाँ, लेकिन सॉफ्टवेयर उस तरह से नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीका जो है ना वो हमें हमारे लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर बनाने के अलग तरीके हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग जो पुराने तरीके से पुल बनते थे, सड़कें बनती थी, वैसे ही बनेंगी ना। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर वैसे नहीं बनेगा, घर जैसे पहले बनते थे, है ना, सरिया सीमेंट और ये वो, आज से 50 साल पहले आज भी वैसे ही बनेंगे। ठीक है, डिजाइन मुख्तलिफ हो जाएगी, लेकिन बहरहाल बनाने का तरीका तो वही होगा, कंक्रीट और सीमेंट और बजरी और ये सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, तो दो चीजें हमने यहाँ से पिक किए हैं कि ट्रेडिशनल तरीका थोड़ा स्लो होता था, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी, लेकिन अब जो है हमें जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, और जल्द और इसमें रीयूजेबिलिटी का बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, यानी आपके पास अगर बना हुआ कुछ है उसको आप जल्दी से चेंज कर लें। अब बात समझ में आ रही है कि सॉफ्टवेयर क्यों मेंटेनेबल होना चाहिए, ये बात यहाँ थोड़ी समझ में आ रही है कि कस्टमर, एक आपने सॉफ्टवेयर बना के दिया था कस्टमर को, उससे आपने 1 करोड़ रुपए ले लिए थे, या एक और कस्टमर बैठा हुआ है जो कह रहा है भाई मैं 1 साल तो नहीं इंतजार करूंगा, मुझे 4 महीने में दे सकते हैं, तो पैसे उतने ही देगा वो आपको, तो 4 महीने में आप एक और करोड़ बना सकते हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर आपका ऐसा है जो मॉडिफाई जल्दी से हो सकता है, जिसमें आप चेंज करके कस्टमर। अब यहाँ समझ में आ रहा है कि बनाने की मेथोडोलॉजी आपको पहले से पता होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर हैज टू बी मेंटेनेबल, कस्टमाइजेबल और आसानी से चेंज। यहाँ ये बात क्लियर हो रही है थोड़ी सी कि बिकॉज ऑफ द कस्टमर डिमांड। ठीक है ना, क्लियर हो रही है, रीयूज वाला वर्ड, मेंटेन वाला वर्ड समझ में आ रहा है। बनाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर यूज होगा, कहीं और बिकेगा और उसको हम मॉडिफाई करके बेच पाएंगे। लेकिन सर वो बनाया किसी और ना था, आपकी समझ में ही नहीं आ रहा, तो फिर उसको आप मॉडिफाई कैसे करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, फिर उसको 1 साल चाहिए उसको मॉडिफाई करने में या दोबारा से लिखने में। ये बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रही है बात सर की? Yes, sir. आ रही है समझ में, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है। अच्छा, 3 मिनट रह गए हैं, उसके बाद ही आपको बाहर निकाल देगा, हम दोबारा से लॉग इन करेंगे 3 मिनट के बाद। ठीक है, फिर टाइम थोड़ा सा रह जाएगा, फिर हम अटेंडेंस भी ले लेंगे। ठीक है, तो ज़रा समझते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है। तो देर आर प्रोजेक्ट्स जो जहाँ खाली सॉफ्टवेयर नहीं होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा और कुछ छोटा सा पार्ट भी होगा। तो many products are required to develop as software and small hardware as well। अब आप ये देख रहे हैं, ये सारी, इन सब में सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। ठीक है, वेंडिंग मशीन में, रोबोट के अंदर, कंप्यूटराइज मेडिकल इक्विपमेंट है। ठीक है, तो जिन लोगों का शौक है, सोल्यूशन कहलाते हैं ये एक्चुअली। ठीक है,
असल में जो बैंकिंग का जो भी सॉफ्टवेयर है ना, वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा, सोल्यूशन होगा। उसमें सॉफ्टवेयर अलग होगा, नेटवर्किंग अलग होगी, सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर अलग होंगे, और इम्प्लीमेंटेशन वाली टीम अलग होगी। तो ये सारी चीज़ें सोल्यूशन कहलाती हैं, ठीक है ना। तो सोल्यूशन के लिए आपको थोड़ी सी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के पार्ट्स पढ़ने होंगे। तो हम जरा आगे चल के देखते हैं कि ये किस तरह से डिफरेंट है। जरा देखिए, हाउ टू सॉल्व कंप्यूटर सिस्टम प्रॉब्लम। अब जरा देखिए, तो आप देखते हैं कि सॉल्यूशन में क्या पार्ट है जो हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो कौन सी चीज़ हम सॉफ्टवेयर से हैंडल करेंगे, कौन सी चीज़ के लिए हमें कुछ पार्ट्स चाहिए होगा, ये देखने के बाद फिर हम देखते हैं। और अलग अलग टीम हो जाती हैं। जैसे अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है तो प्रॉब्ली यू विल बी पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है या जिनका हार्डवेयर में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, वो कहते हैं हार्डवेयर के पार्ट हो जाएंगे। तो प्रॉब्ली यू डेवलप द बोथ, ठीक है। और फिर हम किस तरह से करेंगे, फिर उसको दोनों को जोड़ने के बाद टेस्ट भी करेंगे। इस तरह से हम करते हैं। ज़रा देखिए, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। पहले तो फिजिबिलिटी बनाएंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट को हमने करना है कि नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, रोबोट बनाना है कि नहीं बनाना है, बनाना है तो क्यों बनाना है। आपने देखा होगा गाड़ियां जो है, जो जापान के अंदर गाड़ियां बनती हैं, वो ज़्यादातर रोबोट से बनती हैं। वेल्डिंग करनी है, कलर करना है, एक मोनोटस काम है जो कि कोई भी कर सकता है। तो मशीन को हाथ हिलाना है, ऊपर नीचे करना है तो कलर हो जाएगा, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, वो सॉफ्टवेयर है उसमें, अब वो कर देगा पूरी गाड़ी पे, इतनी एंगल के बाद यहाँ चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही यानी ऑटोमेटेड हो गई हैं। तो हमें बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। तो फिर आप पहला काम वो करेंगे, रिक्वायरमेंट लेंगे, एनालिसिस करेंगे, स्पेसिफिकेशन करेंगे, और फिर उस वाला पार्ट को आप अलग अलग कर लेंगे। हार्डवेयर वाले पार्ट को अलग कर लेंगे, सॉफ्टवेयर वाले पार्ट को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है उसको चलाने के लिए अब आप वो देख लेंगे, और उसकी जो हार्डवेयर अगर बनानी है तो वो आप देख लेंगे। तो ये पूरा जो नीचे वाली येलो लाइन आपको नजर आ रही है, ये प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जाएगा कि भाई यहाँ पर भी कोई लोग होंगे जो स्टडी कर रहे होंगे, यहाँ पर भी कुछ